नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। शीशम के पेड़ के नीचे काफ़ी झाड़ियाँ उगी हुई थी। झाड़ियों में सड़क से थोड़ी दूरी पर एक बहुत ही अजीब तरह की चीज़ दिखाई देती है। सड़क से थोड़ी दूरी पर झाड़ियों से लगे हुए शीशम के पेड़ की छाया के नीचे फटे पुराने कपड़ों में एक महिला बैठी हुई थी। उस महिला की आंखें अंधेरे में चमक रही थी। चेहरे का बाकी हिस्सा तो झुर्रियों और उम्र की मार से खराब हो चुका था। झोपड़ी में बैठी हुई वह माजी जाने किसका इंतजार कर रही थी। इंतजार करते करते सड़क की तरफ ही देखे जा रही थी। जैसे ही सुबह होती है वह बूढ़ी औरत सुबह सुबह उठ जाती है और रोज झाड़ियों से ही आग जलाकर काले चने भूनकर रखने लगती है। और ऐसा लगभग वह बूढ़ी महिला रोज करती है। ईश्वर की महिमा देखो, वह बूढ़ी महिला जितनी भी काले चने रोज भून कर रखती है सारी की सारे बिक जाते हैं। कोई ना कोई ऐसा शख्स उनके पास जरूर आता है और उनके सारे चने को खरीद कर ले जाता है। बूढ़ी महिला अगले दिन फिर से बाजार से और काले चने ले आती है और फिर से उन्हें भून कर बेचने लगती है। यह काम वह बूढ़ी महिला रोज रोज करती है। अब तो अम्मा जी का यह रोज का काम हो चुका था। उन्हें कुछ भी पता नहीं होता था कि उनके काले चने कितने बिक जाएंगे या बिल्कुल भी बिकेंगे ही नहीं। लेकिन फिर भी बूढ़ी अम्मा अपने काम को करती रहती। अम्मा का यह काम देखते ही देखते चर्चा का विषय बन गया। आस पड़ोस के लोगों, आस पड़ोस के गांव, आस पड़ोस के और मोहल्ले वाले, वह शहर तक इसके इस काम की बात फैल गई। अब लोग अम्मा जी के पास उन्हें देखने आने लगे। यह देखने की आखिर ये बूढ़ी अम्मा का रहन सहन और उनकी रोज रोज की दिनचर्या कैसी है। अब लोग अम्मा जी के मूंगफली से, अम्मा जी के रहन सहन और उनके रोज रोज के काम से प्रभावित होकर बूढ़ी अम्मा को देखने आने लगे थे। कई लोगों ने कोशिश की कि उनके बारे में कुछ पता लगाया जाए कि आखिर यह बूढ़ी अम्मा है कौन। उन्होंने अम्मा से पूछा भी और जानने की कोशिश भी की, लेकिन बूढ़ी अम्मा ने अपने बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहा और उनकी आंखों को देखकर उनके दुखों का अंदाजा लगा ही लेते थे। उनकी आंखों में बहुत दर्द छुपा था। उन्होंने अपनी आंखों में जाने कितने दुखों को समेट रखा था। एक दिन बूढ़ी अम्मा काले चने भूनकर अपनी झोपड़ी के सामने सड़क की ओर निहार रही थी कि इस समय एक बुजुर्ग जो अच्छे से कपड़े पहने हुए थे और अच्छे खासे दिखने में भी लग रहे थे, उनकी नज़र जब वह अम्मा जी पर पड़ी तो वह उस बूढ़ी अम्मा को देखकर खड़े के खड़े रह गए। अब तो उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला था। वह उसे बूढ़ी अम्मा को आवाज़ लगाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने उस बूढ़ी महिला की तरफ हाथ भी हिलाया था, लेकिन बूढ़ी अम्मा तो अपने ही काम में मगन थी और बूढ़ी महिला ने उस बुजुर्ग की ओर ध्यान ही नहीं दिया। काफ़ी कोशिश करने के बाद उनके मुंह से अचानक ही निकला, अरे कलावती तुम यहाँ क्या कर रही हो। कलावती जी ने अपना सिर घुमाकर पीछे की ओर देखा तो हैरान रह गई। वह आश्चर्यचकित हो गई थी। बूढ़ी अम्मा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने अपने दोनों आंखों को बार बार अपने दोनों हाथों से रगड़कर साफ करना शुरू किया और उस इंसान को साफ आंखों से देखने की कोशिश की और सोचने लगी कि यह इंसान है कौन, जाने वह देखे जा रही थी जिसका वह इंतजार कर रही थी। जब पूरी तरह से समझ सकी तो बूढ़ी अम्मा कहने लगी, मांगे राम जी आप, या फिर मुझे कोई गलतफहमी हो रही है। आप मांगे राम जी ही हो ना। मांगे राम जी ने दौड़कर कलावती जी को बाहों में ले लिया और कहा, अरे हाँ कलावती, मैं ही मांगे राम हूँ, लेकिन तुम यहाँ कैसे और यहाँ क्या कर रही हो, और वह भी इस हालत में। मुझे लोगों ने तुम्हारे बारे में जाने क्या क्या कहा है और मैं तो तुम्हें ढूंढने के लिए तुम्हारे घर पर भी गया था, लेकिन तुम्हारे घर में कोई भी नहीं था और ताला लगा हुआ मिला। तुम्हारे घर के आसपास के लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया कि तुम यहाँ नहीं हो और तुम किसी के नाजायज बच्चे की माँ बनने वाली हो। तुम्हारे पेट में किसी का नाजायज बच्चा था, इसी के कारण तुमने अपने घर को भी छोड़ दिया था। क्या यह बात पूरी तरह सच है या फिर कुछ और। कलावती जी थोड़ी देर तक तो चुप बैठी रही, कुछ बोल ही नहीं पाई थी। कलावती जी सिर्फ रोती जा रही थी।
कलावती जी को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे और कहाँ से शुरू करे और कहाँ खत्म करे। कलावती जी सोच रही थी, सोचते सोचते अपने ख्यालों की दुनिया में चली गई। जिस दिन कलावती जी ने अपना पहला कदम अपने नए कॉलेज में रखा था, मांगेराम तो कलावती जी को देखते ही उनके दीवाने हो गए थे। कलावती मांगेराम को बहुत पसंद आई थी। कॉलेज में कलावती की एक झलक पाने के लिए तरसते थे, लेकिन कलावती किसी को भाव नहीं देती थी। वह तो अपने काम से काम रखती थी। लेकिन कॉलेज की पढ़ाई के दौरान मांगेराम जी ने कलावती की काफ़ी मदद की थी, जिससे कलावती जी उनसे काफ़ी प्रभावित हो गई थी और उन दोनों में प्यार हो गया था। उन दोनों का प्यार ऐसे परवान चढ़ गया था कि लोगों को उनके बारे में पता ही चल गया था। कलावती की अपनी सगी माँ नहीं थी, उसकी सौतेली माँ थी। जब से उसे यह बात पता चली तो उसने इस खबर को मसाला लगाकर कहना शुरू किया और कलावती की इतनी बदनामी की कि वह किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गई। उसकी सौतेली माँ ने सभी लोगों से यह कहा कि कलावती के पेट में तो किसी का नाजायज बच्चा पल रहा है। कलावती तो चरित्रहीन लड़की है। कलावती की सौतेली माँ नहीं है। सारी बातें ऐसे फैलाई कि कलावती सहन नहीं कर पाई और कलावती ने अपने आप को ख़त्म करने तक का भी फैसला ले लिया था। कलावती के फैसले से उसके पिताजी परेशान हो गए थे और काफ़ी चिंता करने लगे थे। कलावती के पिताजी ने मजबूरन अपने खेत और घर को बेच दिया। सभी कुछ बेचकर शहर में चले गए और शहर में ही जाकर शरण ले ली। लेकिन माँ तो सौतेली ही थी, वह उसे चैन से कहाँ रहने देती। उसने वहाँ पर भी कलावती को चैन से जीने नहीं दिया और उसे मानसिक प्रताड़ना देना शुरू कर दिया और कहने लगी कि कलावती तो पागल हो गई है और पागलों की तरह हरकतें करती है और एक दिन खुद ही अपना घर छोड़कर भाग गई। उसने उसके बारे में यह भी कहा कि उसका चक्कर तो किसी के साथ चल रहा है, इसलिए वह उसके साथ भाग गई है। इस तरह की बातें कलावती के पिताजी बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्हें सदमा सा लग गया था। इस आदमी के कारण कलावती के पिताजी भगवान को प्यारे हो गए। थोड़े दिनों के बाद जब कलावती जी का मन थोड़ा शांत हुआ तो कलावती अपने घर वापस गई अपने पिताजी से मिलने के लिए। तो उसने देखा कि उसकी माँ तो किसी और इंसान के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी और वह कह रही थी कि बहुत अच्छा हुआ कि उन दोनों बाप बेटी से मेरा पीछा छूट गया है, वरना मुझे सारी उम्र ही उनकी गुलामी करनी पड़ती। वह वास्तव में कौन था वह समझ ही नहीं पाई थी। उसने उसे अच्छी तरह नहीं देखा था और एक आदमी को उसके पीछे लगा दिया था, क्योंकि वह जानना चाहती थी कि वह इंसान कौन है, क्यों उसकी सौतेली माँ के साथ बातें कर रहा है। सौतेली माँ की नज़र कलावती पर पड़ गई। कलावती अपनी जान बचाकर ऐसे भागने लगी कि उस व्यक्ति के हाथ ही नहीं आई और कलावती वहाँ से भागकर दोबारा अपने घर वापस नहीं आई। कुछ दिन इधर उधर भटकने के बाद उसके पिता के एक दोस्त उससे मिले। उन्होंने कलावती को बताया कि उसके पिता अपनी बेटी के सदमे में इस दुनिया से ही चल बसे हैं। वह अपनी बेटी के गम को बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। अपने पिता की मृत्यु का जिम्मेदार वह अपने आप को मानकर बहुत दुखी हो रही थी। तब उसके पापा के दोस्त ने उसे समझाया कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं थी, सारी गलती तो उसकी सौतेली माँ की ही थी, जिसने यह सारी उल्टी सीधी बातें फैलाई थी और अपने पति की मृत्यु का कारण बनी थी। अपने पापा के दोस्त की बातें सुनकर कलावती को थोड़ी शांति मिली और अपने मन को समझाया कि चलो कम से कम मुझे इस बात की तो तसल्ली है कि मेरे पापा जी मेरी वजह से तो इस दुनिया से नहीं गए, वरना मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाती। कलावती के अंकल ने कलावती से कहा कि क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी। कलावती ने सोचने के लिए कुछ समय मांगा, क्योंकि वह उनके बेटे के बारे में जानना चाहती थी। लेकिन जब वह उससे मिली तो उसे ऐसा लगा जैसे जाने कितने सालों से वह एक दूसरे को जानते हैं और जैसे जाने कितने सालों से वह उसी का इंतजार कर रहा हो। थोड़े समय के बाद कलावती और उसके पिताजी के दोस्त के बेटे के साथ शादी हो गई। कलावती का पति बहुत ही अच्छा इंसान था। वह कलावती की हर ज़रूरत को पूरा करता था और हर संभव मदद करने की भी कोशिश करता था। कलावती के पति को पता था कि उसकी सौतेली माँ ने उसे बचपन से ही बहुत ज़्यादा जख्म दिए हैं, इसलिए वह कलावती को हर खुशी देने की कोशिश करता था। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। उन दोनों की खुशियाँ ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई थी।
कलावती के पति को एक गंभीर बीमारी होने के कारण शादी के 12 साल बाद कलावती को इस भरी दुनिया में छोड़कर और एक अपने बेटे रवि को छोड़कर इस दुनिया से चले गए। अब तो कलावती के ऊपर अपने बेटे और अपने सास ससुर के बीच भी जिम्मेदारी आ गई थी और उसने अपने पति के जाने के बाद बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारी, बल्कि पूरी हिम्मत के साथ अपने परिवार को संभालने में लग गई और रात दिन मेहनत करने लगी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर वह रोएगी और भी ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाएगी, जो वह बिल्कुल भी होने नहीं देगी, जिससे उसका परिवार बिखर जाएगा। लेकिन कलावती ने पूरी हिम्मत के साथ अपने परिवार को संभाला और अपने परिवार को बिखरने नहीं दिया। कलावती ने अंतिम सांस तक अपने सास ससुर की बहुत सेवा की और पूरे जतन के साथ सेवा की और अपने बेटे रवि की परवरिश में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। अब कलावती का बेटा रवि पढ़ लिख कर एक बड़ा इंसान बन चुका था और दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा था। रवि ने अपनी झोंपड़ी जैसे घर को आलीशान घर में बदल दिया था। कलावती अपने बेटे की सफलता से बहुत ही खुश थी। वह उसे बहुत आशीर्वाद देती रहती थी और कहती थी, भले ही मैंने अपने दुख देखे हैं, लेकिन अब मेरे बुढ़ापे में भगवान ने मुझे सुख के दिन तो दिखाए हैं। मन ही मन कलावती काफ़ी खुश रहती थी, लेकिन कलावती की खुशी भी ज़्यादा दिन तक नहीं रही। केवल तभी तक रही जब तक उसकी बहू नहीं आई थी। रवि ने एक दिन बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी माँ को बताया कि उसने एक लड़की को पसंद कर लिया है और वह उसी से शादी भी करेगा। रवि ने उस लड़की की फोटो अपनी मम्मी को दिखाई तो कलावती की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही कलावती ने उस लड़की की फोटो न्यूज़पेपर में देखी थी। वह लड़की चरित्र की अच्छी नहीं थी और गंदे काम करने का काम करती थी। उन्होंने रवि को बहुत समझाया कि देखो बेटा, मैं सौतेली माँ नहीं हूँ और मुझे पता है कि तुम ऐसी लड़की से शादी नहीं करोगे जो अच्छी नहीं है, क्योंकि कलावती को पता था कि उनकी माँ ने उन्हें खूब सताया था, इसलिए वह भी कोई कमी नहीं छोड़ेगी मुझे सताने में। परंतु रवि नहीं माना और उसने अपनी पसंद की लड़की के साथ शादी कर ली। रवि की पत्नी को भी अपनी माँ के बारे में सब पता था कि कैसे उनकी सौतेली माँ ने उन्हें सताया था, तो रवि की पत्नी भी अपनी सासू माँ के साथ वही व्यवहार करने लगी। उसने अपने पति को अपने बस में कर लिया था। जो बेटा अपनी माँ की एक पुकार पर अपनी जान न्यौछावर कर देता था, वही बेटा अपनी पत्नी के आते ही इतना जल्दी बदल जाएगा, ऐसा तो कलावती ने सपने में भी नहीं सोचा था। अब तो सीमा मनमर्जी से अपनी ससुराल में रहने लगी थी। सीमा अपनी मर्जी से कहीं भी आया जाया करती थी। उसे घर में रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। रवि की तो बिल्कुल भी नहीं सुनती थी और अपनी सासू माँ को तो अनपढ़ गंवार समझती थी और बिल्कुल भी इज्जत नहीं देती थी। एक दिन सीमा ने अपने घर में लड़कियों को कैद करके रखा हुआ था और रातों रात ही पता नहीं उनको कहाँ पहुँचा दिया था और न जाने किसके साथ भेज दिया था। कलावती जी को इसके बारे में पता ही नहीं चला। थोड़े दिनों के बाद सीमा ने फिर वैसा ही किया, कुछ लड़कियों को अपने पास रखा और रातों रात गायब कर दिया। कलावती जी को अब तो समझते देर नहीं लगी कि सीमा तो एक बहुत ही खतरनाक लड़की है। न जाने इसने मेरे बेटे को क्या उल्टा सीधा बातें करके फंसाया है और जाने क्या बातें बताई होगी। उन्होंने सीमा को शाम को घर से बाहर जाने दिया और उन सभी लड़कियों को जिस कमरे में सीमा ने रखा था उस कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। सभी लड़कियां कलावती जी को धन्यवाद देकर वहां से अपनी जान बचाकर भाग गई। जब सीमा ने घर आकर देखा तो वह हैरान रह गई, एक भी लड़की उस कमरे में नहीं थी। सीमा तो सीधे कलावती जी के पास गई और गुस्से से आग बबूला हो गई और पूछने लगी कि लड़कियों को भगाने में बता बुढ़िया किसका हाथ है, किसने भगाया है उन लड़कियों को। सीमा को चिल्लाता देख कलावती जी डर डर के कांप रही थी। सीमा तुरंत समझ गई कि यह काम इसी बुढ़िया का है। कलावती ने ही उन सभी लड़कियों को वहां से भगाया था। सीमा ने एक डंडा उठाया और बेशर्मों की तरह कलावती जी को पीटना शुरू कर दिया। कलावती जी अपने आप को बचाने के लिए इधर से उधर दौड़ने लगी। उसी समय रवि भी, जो किसी काम से बाहर गया हुआ था, अचानक से घर आ गया। अपनी माँ को मार खाते देखकर कहने लगा, सीमा, उन लड़कियों को भगाने में मैंने ही माँ की मदद की थी। सीमा को यह सुनकर और भी आग बबूला हो गई। एक घायल शेरनी की तरह रवि पर भी बरस पड़ी। उसने उसे इतना मारा कि वह भी अधमरा हो गया था। अब गुस्से से सीमा ने रवि से कहा कि अरे मूर्ख, दोनों माँ बेटे हमेशा से मूर्ख रहोगे।
तुम तो पहले से ही मूर्ख थे और मूर्ख के मूर्ख ही रहोगे। ऐसो आराम भरी जिंदगी क्या होती है, तुम दोनों को कभी समझ ही नहीं आएगा। अरे तुम्हें पता भी है उन लड़कियों की सप्लाई करने के लिए मुझे पूरे 1 करोड़ रुपए मिल रहे थे। तुम लड़कियों को यहाँ से भेजकर मुझे 1 करोड़ रुपए मिल जाते, लेकिन तुम्हारे कारण तो मैं सड़क पर आ गई हूँ। अगर 2 दिनों के अंदर मैं उन लड़कियों की व्यवस्था नहीं की तो जिन लोगों से मैंने वादा किया था वह तो मुझे जिंदा ही जला डालेंगे। लेकिन तुम लोगों को यह बात समझ कहाँ आएगी। यह कहते हुए सीमा अपने पैरों को पटकते हुए वहाँ से चली गई। रवि अपनी माँ के पास रोता हुआ आया और अपनी माँ से माफ़ी मांगने लगा। माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, आप बिल्कुल सही कह रही थी। यह वही लड़की है जो सीमा बनकर हमारे साथ रह रही है। माँ, मैंने उस दिन आपकी बात मान ली होती तो आज हमें यह दिन देखना नहीं पड़ता। यह कहकर रवि अपनी माँ से लिपट कर रोने लगा और अपनी माँ के पैरों में माथा रखकर फूट फूट कर जोर जोर से रोए जा रहा था। कलावती जी अपने बेटे को गले से लगाकर रो रही थी। कलावती जी अपने बेटे रवि को कहने लगी, अरे बेटा, जो हो गया है उसे हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन हम सावधान तो जरूर हो सकते हैं। कलावती जी की बात रवि को समझ आ गई थी। कलावती जी ने फिर अपने बेटे रवि को रातों रात एक ऐसी जगह चले जाने को कहा कि तुम सीमा के हाथ मत लगना, वरना पता नहीं वह क्या कर बैठेगी। अपने बेटे रवि के साथ ही कलावती जी भी घर से निकल गई थी। अपनी किस्मत के सहारे अपने घर को छोड़कर तब से लेकर आज तक कलावती जी अपने बेटे का ही इंतजार कर रही थी। उन्होंने अपने बेटे से मिलने का एक खुफिया तरीका बनाया था। उसके नाना काले चने का बड़ा बिजनेस किया करते थे और वह भी उसी काम को करेगी। और अगर किस्मत को हम दोनों माँ बेटे का मिलना लिखा होगा तो हम दोनों माँ बेटे काले चने के बिजनेस को करते हुए ही मिलेंगे। लेकिन आगे क्या होगा यह तो भगवान ही जानते हैं। इस समय कलावती जी के सामने मांगेराम जी ने आवाज़ लगाई, जिससे कलावती जी का ध्यान भंग हुआ और उसने अपनी आप बीती मांगेराम जी को बता दी। कलावती जी की सभी बातें सुनकर मांगेराम जी को बहुत रोना आ रहा था। उन्होंने कलावती जी को आश्वासन दिया वह उनके बेटे रवि को ढूंढने में उनकी भरसक सहायता करेंगे। उन्होंने कलावती जी से वादा कर लिया कि वह रवि को जैसे तैसे ढूंढ ही निकालेंगे, लेकिन कैसे ढूंढेंगे यह वह भी नहीं जानते थे। कभी कभी तो कलावती जी को अपने खाने पीने का भी होश नहीं रहता था। उन्होंने उस दिन अपनी पहली बार अपने चूल्हे पर काले चने के अलावा कुछ और बनाया था और वह थी चाय, जो उन्होंने मांगेराम जी के लिए बनाई थी। आज उन्हें कुछ अच्छा लग रहा था, आज कुछ नया भी लग रहा था। धीरे धीरे कलावती जी के जीवन में कुछ अच्छा महसूस होने लगा। काफ़ी दिनों से उन्होंने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोला था, लेकिन आज तो कलावती जी के मुंह से फटाफट शब्द निकल रहे थे। कलावती जी खुद ही बोलती और खुद ही शर्मा जाती थी कि आज उन्हें ऐसा क्या हो गया जो बोले ही जा रही है। उन्होंने मांगेराम जी को चाय बनाकर पिलाई और फिर खाने के लिए भी पूछने लगी तो मांगेराम जी कहने लगे, अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, खाना तो मैं ज़रूर खाऊंगा। कलावती जी ने मांगेराम जी के लिए बड़े ही प्रेम से खाना भी बना दिया। मांगेराम जी ने जब उनके बने हुए हाथ का खाना खाया तो हैरान रह गए थे, क्योंकि बहुत ही स्वादिष्ट खाना था, जो कि किसी 56 भोग से कम नहीं लग रहा था। मांगेराम जी के आने से ही उनकी पहली रसोई सजी थी। मांगेराम जी को लग रहा था, चलो कम से कम मेरे आने से ही कलावती जी के चेहरे पर थोड़ी सी खुशी तो आ ही गई है और कुछ अलग तरह का भोजन भी खाने को मिला। लेकिन कलावती जी तो अपने बेटे के इंतजार में मुट्ठी भर काले चने खाकर ही और पानी पीकर अपना काम चला लिया करती थी। जब दोनों ने खाना खा लिया तब कलावती जी को याद आया कि मांगेराम जी के सामने तो उन्होंने अपना दुखड़ा सुना दिया, लेकिन उनका परिवार कहाँ है और कहाँ रहते हैं और करते क्या हैं यह तो उनसे पूछा ही नहीं। यह सोचकर कलावती जी थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करती हुई मांगेराम जी से कहने लगी, माफ़ करना मांगेराम जी, मैंने तो अपना दुखड़ा आपको सुना दिया है, लेकिन तुम्हारे परिवार के बारे में पूछना ही भूल गई थी। तुम भी बताओ ना, तुम्हारा परिवार कहाँ रहता है और तुम क्या करते हो। तो मांगेराम जी कहने लगे, अरे कलावती जी, यह पूरी दुनिया ही मेरा परिवार है। तुम तो जानती ही हो, मैं कॉलेज के समय में एक लड़की से प्यार करता था,
लेकिन उससे मेरी शादी नहीं हो पाई और मेरा प्यार अधूरा ही रह गया और तब से मैं शादी ही नहीं की। और देखो तो इत्तेफाक से मैं भी काले चने का ही बिजनेस करता हूँ। मांगेराम की बात सुनकर कलावती जी कहने लगी, अरे आपने अभी तक शादी नहीं की, मतलब कि आप मेरे कारण ही आज तक आप शादी नहीं कर पाए। यह क्या पागलपन है मांगेराम, ऐसा भी कोई करता है भला? जब आपने मेरे बारे में इतनी उल्टी सीधी बातें सुनी होंगी तो क्या आपके मन में मेरे बारे में सुनकर आपको मुझसे नफरत नहीं हुई थी जो आज तक शादी नहीं की? नहीं मांगेराम, यह अच्छी बात नहीं है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। आपको शादी कर लेनी चाहिए थी। आपके बारे में सुनकर मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है। मांगेराम कलावती का हाथ अपने हाथों में लेकर कहने लगे, कलावती जी, मैं शादी करने की बहुत सोची और बहुत कोशिश भी की, लेकिन तुम्हारा प्यार मेरे दिल और दिमाग में ऐसे घर करके बैठ गया था कि बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। जो चीज़ मैंने तुम्हारे बारे में महसूस की थी वह दूसरी लड़की के बारे में महसूस ही नहीं कर पाया था, इसलिए किसी से शादी ही नहीं कर पाया। यही मेरे जीवन की सच्चाई है। मांगेराम जी कलावती जी को कहने लगे, कलावती जी, मैं खुद भी एक काले चने का इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ। आपके बेटे रवि को ढूंढने में अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वह हमें जल्दी ही मिल जाएगा। क्या आपके पास उसकी कोई फ़ोटो है? तुम मुझे दिखा दो। कलावती जी ने कहा, नहीं, मेरे पास मेरे बेटे की फ़ोटो नहीं है। हम दोनों तो जान बचाकर घर से भाग गए थे, तो दूसरी चीज़ लेने की बात ही कहाँ थी। मेरे बेटे के बाएं हाथ की हथेली में एक बड़ा सा निशान बना हुआ है जो काला हो रखा है। अगर वह काले निशान वाला लड़का मिल जाए तो समझ जाना वही मेरा बेटा है। मांगेराम जी ने कलावती जी के लिए दूसरी जगह पर रहने की बात कही तो कलावती जी ने मना कर दिया और कहा कि जब तक उनका बेटा नहीं मिलता वहीं पर रहेगी। अब तो मांगेराम जी का एक ही मकसद था कि कलावती जी के बेटे को ढूंढने का। मांगेराम जी ने काले चने के सभी बिजनेसमैन की लिस्ट देखी तो उनमें रवि नाम के लड़के भी थे, लेकिन उनके हाथ में काले रंग का निशान नहीं था, क्योंकि रवि ने उस निशान को छुपा लिया था। क्योंकि सीमा ने रवि को ढूंढने के लिए उसकी यही पहचान बताई थी, जिससे रवि ने उसे निशान को छुपा दिया था। एक दिन रवि उदास मन से मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। इस समय मांगेराम जी मंदिर की परिक्रमा करने मंदिर के ऊपरी हिस्से में गए तो उन्होंने वह निशान देख लिया, तो वह पहचान गए कि वही कलावती जी का बेटा है। उन्होंने उसे ऊपर बुलाया और सारी घटना के बारे में बता दिया। उन्होंने बता दिया कि आज भी उसकी माँ फटे पुराने कपड़ों में एक झोंपड़ी में बैठी हुई काले चने बेचकर अपने बेटे का इंतजार कर रही है। बेटा, तुम जब उससे मिलोगे वह वहाँ से कहीं नहीं जाने वाली है। अपनी माँ के बारे में सुनकर रवि की आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। मांगेराम जी से कहने लगा, अंकल जी, प्लीज़ मुझे मेरी माँ के पास लेकर चलिए। मांगेराम जी रवि को लेकर कलावती जी के पास पहुँचे। अपने बेटे को देखकर कलावती जी उसे निहारती जा रही थी और आसमान को देखे जा रही थी। उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। रवि ने जैसे ही कहा, माँ कहाँ है, कलावती जी के शरीर में जैसे जान आ गई थी। वह खुशी से उछल पड़ी थी और अपने बेटे से मिलने के लिए अपने दोनों हाथों को फैलाकर दौड़ने लगी। अपने बेटे को गले लगा लिया। रवि भी दौड़कर अपनी माँ को आकर लिपट गया। कलावती जी अपने बेटे के माथे को चूमने लगी। उसके बाद बालों में हाथ फेरने लगी और अपने बेटे को ऐसे कसकर पकड़ लिया जैसे अब वह उसे अपने से दूर नहीं जाने देगी। दोनों को ऐसे मिलते हुए देख मांगेराम जी की आंखें भर आई थी। मांगेराम जी ने भी रवि और कलावती को अपनी बाहों में भर लिया। तीनों ने मिलकर सोचा कि क्यों ना एक ही जगह पर रहें, क्योंकि तीनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। अब कलावती जी भी एक आलीशान घर में रहती थी जो मांगेराम जी का ही था। मांगेराम जी और रवि ने मिलकर इस बिजनेस को इतना बढ़ा दिया कि करोड़ों का व्यापार होने लगा था। एक दिन कलावती जी अपने बेटे रवि के साथ बाजार जाने के लिए निकली तो देखा उनकी बहू सीमा फटे हाल भिखारी की हालत में मंदिर के बाहर बैठी हुई थी, जहां पर भिखारी बैठे थे।
इसका एक हाथ कटा हुआ था और उस पर मक्खियाँ भिन भिन कर रही थी। उस हाथ को साड़ी के पल्लू से ढक रखा था। सर के बाल भी बिखरे हुए थे, देखने से पहचान में भी नहीं आ रही थी। उसे देखकर कलावती जी ने गाड़ी को एक साइड में करके उसके पास जाकर कहा, सीमा तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई? सीमा अपनी सास को देखकर जोर जोर से रोने लगी। उसने बताया कि उसके चले जाने के बाद वह अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर रही थी। रोज रोज नए नए लोग उससे मिलने आते थे और उसका गलत फ़ायदा उठाते थे। इसके बारे में मैं समझ ही नहीं पाई, लेकिन जब तक समझ पाती बहुत देर हो चुकी थी। रोज रोज उसके घर में पार्टियां होती थी, डांसर भी बुलाए जाते थे, शराब वगैरह भी पी जाती थी और बदमाशों ने उसका ऐसा शोषण भी किया कि वह कहीं की नहीं रही। वह नशा भी करने लगी थी। एक दिन अधिक नशा होने के कारण उसे पता ही नहीं रहा कि दिन हो रहा है या रात, और उसी के साथियों ने पूरी प्लानिंग के साथ उसे बहुत ज़्यादा नशा करवा दिया था और उसका एक्सीडेंट करवा दिया था। काफ़ी देर तक वह वहीं पर पड़ी रही। उसे वहीं पर छोड़कर वह भाग गए थे। धोखे से उन्होंने उसके घर को भी अपने नाम कर लिया था। काफ़ी देर वहीं पड़े रहने के बाद किसी ने उसे सरकारी अस्पताल में एडमिट करवा दिया था। कुछ दिन इलाज चलने के बाद वहां से भी उसकी छुट्टी कर दी गई। उसके बाद समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊं। जब मैं अपने घर वापस आई तो देखा कि दूसरे लोग उस घर में रहते हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि यह घर उन्होंने खरीद लिया है। अब मुझे समझ आया कि जिन लोगों को मैंने अपना समझा था उन्होंने ही धोखाधड़ी करके मेरा सब कुछ हड़प लिया है और मेरी यह हालत कर दी है। जिसकी माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए। जो मेरे अपने थे मैंने उन्हें पराया समझा और जो लोग पराए थे मैं उन लोगों को अपना समझ बैठी थी, जिसका मुझे दंड भुगतना पड़ रहा है। माँ जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। कलावती जी को उसकी यह हालत देखकर उस पर दया आ गई। यह लड़की एक समय ऐसी थी जो हीरोइन की तरह बन ठन कर रहती थी और आज भिखारी से भी ज़्यादा खराब हालत में है। कलावती जी ने उसका इलाज अच्छे से अस्पताल में करवाया और उसे झाड़ू पोछे का काम भी दिलवा दिया। अब सीमा मन ही मन पछताती और कहती कि अब कभी भी ऐसी गलती नहीं करेगी। कलावती जी उसे देखकर मन ही मन सोच रही थी कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसका फल उसे इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। एक समय ऐसा भी था जब सीमा घर के सभी लोगों को अपना नौकर बनाकर रखती थी और खुद मालकिन बनकर रहती थी, लेकिन समय का चक्र घूमते देर नहीं लगती। आज सीमा नौकरानी बनी हुई थी और जो वास्तव में मालिक थे वह मालिक ही थे। हमारे बड़े बुजुर्ग सही कहते हैं कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। यह बात एकदम सच है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल भी मिलेगा। करने के बाद लोग नरक में जाते हैं, यह बात गलत है। जो लोग जीते जी दुख भोग रहा है उसके लिए नरक तो कुछ भी नहीं है, और जो सुख भोग रहा है उसे स्वर्ग की ज़रूरत ही नहीं है। करने के बाद आज तक जो किसी ने नहीं बताया कि क्या होता है, नरक क्या होता है और क्या नहीं। इसलिए हमेशा यह ध्यान रखें, हमेशा अच्छे कर्म करो तो फल भी अच्छा ही मिलेगा, तभी सुख भागीदार भी बनेंगे। इस कहानी में सीमा के साथ जो भी हुआ वह उसके कारण से था। सीमा को अपनी बहू के रूप में उन्होंने नहीं अपनाया था, बस दया दिखाकर उसका इलाज करवाया और काम दे दिया था। इस तरह हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और एक नई कहानी के साथ हम फिर मिलते हैं।